गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको पार्ट 1 जो है पढ़ा चुका था, भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र बता चुका था, और जो है दूसरा पार्ट जो है 2 बताया था, भाग 2 नागरिकता पढ़ा चुका था। जो है नागरिकता जो है आपको बता चुका था 5 से 10। आज जो तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है मूल अधिकार। देख लीजिए, ये भाग 3 होगा। मूल अधिकार भाग 3 मूल अधिकार। ये 12 से अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख है भाग 3 में। देख लीजिए, इसमें भाग 3 मूल अधिकार। ये मूल अधिकार क्या होता है? देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो होता है वो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में भाग 3 मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकार को टोटल जो है हम 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जो पारी पारी से हम जो है ना इन सारे भागों को जो है हम पढ़ाएंगे। आप सारे भागों को मैं बताऊंगा। तो मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार वो होता है कि जैसे कि मानव के अधिकार व्यक्ति और स्वतंत्रता की एक अभिवृत्ति के लिए आवश्यक है, अर्थात मानव की स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है मूल अधिकारों का जो है हमारे संविधान में जो है वर्णन किया गया था। अगर मूल अधिकार नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी जो है क्या हो जाती? हमारी ज़िंदगी जो है मतलब जेल की तरह हो जाती। अर्थात जैसे जेल में आपको सारी जो है स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है, उसी प्रकार जो है आपसे सारा अधिकार जो है छीन लिया जाता। और ये है अनुच्छेद, ये जो 12 से 35 तक है जो है, अर्थात मूल अधिकार ही है जो कि हमारे स्वतंत्रता का, अर्थात हमारे जो है जो भी मैं समाज में रह रहा हूँ, जो समाज में बोल रहा हूँ, बोलने की स्वतंत्रता, मुझे रहने की स्वतंत्रता, इस सारी जो स्वतंत्रता दी गई है ये इसी के अधिकारों के तहत मुझे दी गई है। यदि ये अधिकार ना होता तो ज़िंदगी हमारी जो है एक बहुत ही जेलनुमा हो जाती। तो देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि भाग 3 को 1928 में एक, देख लीजिए मूल अधिकार क्या होता है। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 में क्या था? एक नेहरू रिपोर्ट थी। इसी के अंतर्गत जो है नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में जो है भारत के संविधान में मूल अधिकारों को जो है क्या गया था, इनके नेहरू की रिपोर्ट के अनुसार ही मूल अधिकारों को उसमें जो है सम्मिलित करने का किया गया था, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार ही। अब ये भाग मूल अधिकार लिया कहाँ गया था? मूल अधिकार जो है मेरा अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ये नेहरू रिपोर्ट के अनुसार ही भारत के संविधान में इसको 1928 में इसको सम्मिलित किया गया था। ये मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 को ही हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को, कपड़ा कहाँ गया? एक मिनट, थोड़ा सा देख लें कपड़ा। देख लीजिए, भाग 3 को, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। भाग
भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक मैग्ना कार्टा जो है ये इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा जो है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता अर्थात मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है। ये लाया गया था। इंग्लैंड के राजा थे जॉन। मैग्ना कार्टा कौन थे? मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड के राजा जो है जॉन थे। इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अपनी रिपोर्ट में जो है ना, उनकी रिपोर्ट में स्वतंत्रता के बारे में सारा चीज़ों का, लोगों की स्वतंत्रताओं के बारे में वर्णन किया गया था। इसीलिए इसको जो है भारत का भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कहाँ थे? ये इंग्लैंड के राजा थे। इंग्लैंड के राजा जो है मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड के राजा जॉन थे, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मूल अधिकार हो गया। अब देख लीजिए, इसमें अनुच्छेद देख लीजिए, इसको कुल 6 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग आज जो है अनुच्छेद इसको 12 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है आज जो है रिवीजन करेंगे, एक एक करके रिवीजन करेंगे। आज जो है 12 से लेकर 18 तक इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। तो देख लीजिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की अनुच्छेद 12 क्या होता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा अर्थात राज्य की परिभाषा, ये आर्टिकल नंबर 12 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होता है। इसको भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं प्राधिकारी जो होते हैं, ये सभी जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे राज्य जो है एक ऐसा कानून बनाएगा कर रहा है कि राज्य की परिभाषा इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य जो है एक ऐसी परिभाषा, राज्य जो है एक ऐसी परिभाषा बनाएगा या राज्य जो है एक ऐसा नियम कानून बनाएगा जिसके दायरे में सभी को रहना पड़ेगा। जो नियम कानून बनाया जाएगा उसी का जो है उसी के दायरे में रहा गया। ये जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया है। ये राज्य की परिभाषा के बारे में सारे, अर्थात जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा, जो है मूल अधिकारों का जब हनन होगा, तो जब मूल अधिकारों का राज्य की परिभाषा के बताया गया है कि जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा, जो है हम जो है अपनी जो है आर्टिकल जो है 226 की तरह हाई कोर्ट और जो है आर्टिकल जो है 32 के तहत जो है हम जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम जो है याचिका जो है दायर कर सकते हैं। ये जो है मतलब बताया गया है राज्य के बारे में। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकारों से अनुच्छेद
अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों का, कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मूल अधिकारों से असंगत तथा ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 12 बताया कि राज्य की परिभाषा बताया कि राज्य के अंतर्गत सभी अधिकारी प्राधिकारी सब लोग आएंगे, जो है जो भी एक नियम होगा, एक नियम कानून जो होगा वो सभी के लिए एक होगा जो है, और जो राज्य का नियम कानून होगा वो सभी लोगों को जो है मानना पड़ेगा। ये जो है राज्य के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 12 आर्टिकल नंबर 13 बताता है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात कह रहा है कि यदि मूल अधिकारों को अगर राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा कोई ऐसी विधियां बनाई जाती है जो हमारे मूल अधिकारों को कम या समाप्त करती हो, ऐसी विधियों को जो है मूल अधिकारों से असंगत तथा उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात इसका कहने का ये तात्पर्य है कि यदि राज्य सरकार जो है ऐसी विधियां बनाएगी जिससे जो है हम लोगों का हनन होगा, हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा, तो ऐसी विधियों को जो है मतलब कि शून्य माना जाएगा, अर्थात उसका जो अल्पीकरण करने वाली विधि, अर्थात उसको कम नहीं किया जा सकता, अर्थात राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे जो है मूल अधिकारों का हमारे जो है हनन हो। ये जो है कहा गया है आर्टिकल नंबर 13 में कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये आर्टिकल नंबर 13 में बताएगा। आर्टिकल नंबर 14 बताता है समता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है? अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से लेके 18 तक होता है। समता का अधिकार 14 से लेके 18 तक जो है तो है समता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्या कहता है कि अनुच्छेद नंबर 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समक्ष समता का अधिकार, अर्थात कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार जो है एक नियम कानून जो बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग सभी को रहना पड़ेगा, अर्थात जो भी नियम कानून बनाएगी वो सभी के लिए एक होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 14 में बताता है कि जो भी एक विधि लागू होगी, जो भी नियम कानून बनेगा वो सभी के मूल अधिकारों को देखकर, अर्थात ऐसी विधि बनाई जाएगी जिससे जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन न हो, और इसमें जो है किसी भी जाति धर्म के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि जो है सभी के समान जो है एक ही नियम कानून बनाएगा। ये जो है आर्टिकल नंबर 14 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर, अब देख लीजिए आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है?
आर्टिकल नंबर 15 क्या बोल रहा है? आर्टिकल नंबर 14 में दे रहा था कि जैसे विधि के साथ समता का अधिकार में दे रहा था कि जो भी नियम कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा उसमें कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, अर्थात उसी के दायरे में सबको रखा जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं उसमें, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया हमारा, और जो राष्ट्रपति हो गया उनको, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को उस दायरे से जो है बाहर रखा गया है। उस दायरे से बाहर इसलिए रखा गया है कि भाई, अगर इसलिए रखा गया है कि अगर जब तक वो लोग अपने पद पर आसीन हैं तब तक उस पर जो है, उन लोग पर जो है कोई भी मुकदमा या कुछ इस तरह की प्रवृत्ति जो है नहीं की जा सकती, उसका अपवाद है। लेकिन जैसे ही अपने कार्यकाल से वो हटेंगे उनके ऊपर जो है फिर से वही चीज़ें जो है लागू हो जाएगी। ये अपवाद दिया था अनुच्छेद 14 में, उसको मैं भूल गया था। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 15 बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात राज्य सरकार द्वारा जो है, अर्थात भारत सरकार द्वारा जो है जो भी नियम कानून हमारे बनाएंगे, जो भी नियम कानून बना है वो जो है धर्म या मूल वंश जो भी बनेगा उसमें जो है किसी जाति के आधार पर, अर्थात धर्म के आधार पर उनको जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी जगह सबको जाने, जैसे होटल, रेस्टोरेंटों, होटल में और सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिरों, मस्जिद में, सभी अस्पतालों में, सभी में जाने का जो है, सभी को जाने का पूरा अधिकार होगा। और जो है किसी के साथ जो है धर्म या जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 15 में बोलता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, आपको जो है कोई भी जो है उसके जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 14 बोलता है। आर्टिकल नंबर 15 में बोलता हूँ, अनुच्छेद नंबर 15 में बोलता है। अनुच्छेद नंबर 16 बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता ये अनुच्छेद नंबर 14 बोल रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात ये लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि रोजगार, अच्छा जो रोजगार दिए जाएंगे उसमें जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो सभी के लिए एक होंगे। अर्थात राज्य सरकार जो है हम लोग को हित में रखते हुए जो है एक समान अवसर की, अर्थात जो है लोक नियोजन की एक अवसर उपलब्धता सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जो रोजगार पाने की हमारी जो है रोजगार पाने का अधिकार है, वो जो है जो रोजगार पाने का अधिकार है उसमें किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बताया गया अनुच्छेद नंबर 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यही अनुच्छेद नंबर 16 बताता है। अनुच्छेद नंबर 17 क्या बोलता? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अपराध 1955 के अंतर्गत लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए पूर्णतः मनाही थी। अर्थात कोई भी जो है उनके साथ बहुत काफ़ी भेदभाव किया जाता था। अस्पृश्यता अपराध जब 1955 में किसी को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए, अर्थात जो उच्च कैटेगरी के लोग थे उन्हीं को जो इसमें जाने दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो निम्न कैटेगरी के साथ उसके सार्वजनिक स्थानों पर नहीं दिया जाता था। ये इसी को बताया गया है कि नहीं, अब जो है ऐसा नहीं होगा। अब किसी के साथ जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी के साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए समान जो है नियम कानून लागू होंगे। ये जो है
अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है। अब जो है अनुच्छेद आता है लास्ट अनुच्छेद 18, आर्टिकल नंबर 18 क्या होता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ये बताता है हमारा कि सैन्य और जो है शिक्षा को छोड़कर, देखिए नीचे आ रहा है ना, ठीक। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब कि जैसे कि पहले जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि दे दी जाती थी, सर की उपाधि दे दी जाती थी। अब जो है इन उपाधियों किसी विदेशी के द्वारा जो है, जैसे कोई विदेशी सरकार थी, जैसे मान लीजिए अमेरिका था या पाकिस्तान था, किसी विदेशी सरकार द्वारा अर्थात जो विदेशी सरकार उनके द्वारा जो मान्यता जो है किसी को नहीं मान्यता जो है लेने का अधिकार नहीं है। अर्थात जैसे पहले अंग्रेज़ों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, नाइटहुड की, सर्जेंट की, सर की उपाधि दी जाती थी, ये इन उपाधियों का अंत किया जाएगा। बस केवल क्या रहेगा, केवल जो है उपाधियों का अंत में जो है ना बस शिक्षा और जो है शिक्षा संबंधी जो है और सैनिक संबंधी यही जो है रहेगा। और बाकी जो है शैक्षिक एवं सैन्य उपाधियाँ, शैक्षिक एवं सैन्य उपाधियों को छोड़कर बाकी शैक्षिक एवं सैन्य, शैक्षिक और सैन्य उपाधियों के अलावा आपको जो है कोई उपाधियाँ नहीं दी जाएगी। शैक्षिक एवं सैन्य को छोड़कर बाकी आपको जो है कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। तो यदि आपको किसी उपाधियों से मान लीजिए कोई सरकार जो होती है, कोई विदेशी सरकार आपको जो है उपाधियां देना चाहती है, तो आपको सर्वप्रथम राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति मंजूरी देता है तब तो आप ले सकते हैं, नहीं तो बिना उसके अनुमति के आप जो है कोई भी विदेशी कोई बाहरी उपाधि नहीं ले जा सकते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 18 में बोला गया है। अब इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 12 बोलता है कि राज्य की परिभाषा वो बताता है। आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि अनुच्छेद नंबर 13 में बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये अनुच्छेद नंबर 13 में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 14 से लेके 18 तक जो है समता का अधिकार होता है, जिसमें जो है अनुच्छेद 14 में बताया गया विधि के समझ समता का अधिकार, अर्थात जो भी विधियां हमारे यहाँ लागू होंगी एक समान सभी को विधि के रखा जाएगा। जो भी नियम कानून बनेंगे सभी के लिए एक होगा, किसी के साथ उस विधि के अंतर्गत किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सिवाय इसमें दो अपवाद हैं, राष्ट्रपति और जो है राज्यपाल को छोड़कर, और बाकी किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो है ये आर्टिकल नंबर 14 में बोला है। आर्टिकल नंबर 15 में बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई राज्य सरकार जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 में बोला। आर्टिकल नंबर 16 में बोलता है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात सभी को रोजगार पाने का जो है, जो रोजगार होगा रोजगार पाने का अधिकार सभी को दिया जाएगा। और इस जो रोजगार दिया जाएगा उसमें जो है किसी के साथ कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही बता रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अस्पृश्यता का मतलब कि छुआछूत पहले जो था, पहला छुआछूत था कि ये बड़े लोगों के स्थान अर्थात छोटे लोगों को मान लीजिए किसी मंदिरों में या सार्वजनिक स्थानों पे बस सिर्फ जो है बड़े लोगों का ही कब्जा रहता था, अर्थात उच्च जाति के लोग ही जा सकते थे। जो निम्न जाति के लोग थे उनको जो है जाने के लिए पूर्णतः मनाही थी।
तो ये जो है ऐसा जो है ये अस्पृश्यता का अंत किया गया है। कहा गया है कि नहीं, अब जो है सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोग जा सकते हैं, इसमें जो है कोई किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये बोला गया है अनुच्छेद नंबर 17 में। अब आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 18 बोलता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत बोला जाता है, जैसे कि पहले जो है आप देखे होंगे कि सर का उपाधि, नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा दे दी जाती थी, अर्थात किसी विदेशी देशों द्वारा जो है दे दिया जाता था। तो वो कह रहा है कि अब वो सब उपाधियों का कोई अगर लेना चाहे विदेशी उपाधि तो उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा, सिवाय अगर आपको लेगा कोई, नवाजा जाता है विदेशी राज्य से, विदेशी देश से, तो आपको जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार ही आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बस केवल क्या हो गया, शिक्षा और सैन्य जो है उपाधियों को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों का अंत किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 18 में बोला गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेगा। कल मैं जो बताऊँगा आर्टिकल 19 से बताऊँगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।